एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के 40 देखिए एमसीक्यू बताऊंगा, जो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सवालों को नोट डाउन करिए और इसके बाद भी देखिए इकोनॉमिक्स के बहुत से वीडियो अपलोडेड होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको एक बच्चे अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग अर्थशास्त्र में देखिए जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है वो आप लोग थोड़ा हिंदी में एडजस्ट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करने में कोई भी कमी मत करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शेयर करते हैं, देखते हैं आप सभी बच्चों को क्या क्या क्वेश्चन लाए हैं। पहला सवाल देखिए, किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। आपको चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, रॉबिन्स, मार्शल, जी.के. मेहता या फिर एडम स्मिथ। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान क्या किसे कहा गया, कथन किसने दिया है, तो एडम स्मिथ ने दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारे पास, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, ठीक है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, मतलब कौन से देश का शब्द बताना है। अरबी शब्द है, ग्रीक शब्द है, जर्मन है या फिर अंग्रेजी है। तो कौन से देश का शब्द है ये माइक्रो वर्ड, तो याद रखिएगा माइक्रोज, तो ये ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे पहले माइक्रो जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। मार्शल ने, बोल्डिंग ने, केन्स ने या रेगनर फिश ने। तो याद रखिएगा जो माइक्रो शब्द है, जो माइक्रो वर्ड है, सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ये क्या था, रेगनर फिश ने। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का देखिए सहअस्तित्व मतलब साथ में दोनों मिलकर रहते हैं। तो जहां प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर है जहां साथ मिलकर रहते हैं उसे कहा जाता है देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे हम लोग कहते हैं। यानी मिक्स्ड, सीधा बात है, मिक्स्ड इकोनॉमिक कहा जाता है बेसिकली इंग्लिश में। तो जो भी बच्चे समझते हो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी तो समझ जाइएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं, देखिए आपको सीधा पर पूछा है, निजी मतलब होता है खुद का, और खुद का मतलब देखिए सीधा पर जहां हम लोग मतलब आप बेसिकली अपने आप को सोचिएगा जहां पर आपको खुद का हक रहता है उस अर्थव्यवस्था में किस पाया, समाजवाद में पाया जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाएगा, पूंजीवाद या इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाया जाए, जहां पर आप अपने हिसाब से समाजवाद में समाज जुड़ा हुआ रहेगा, मिश्रित मतलब मिला हुआ, एक ही ऑप्शन बचता है पूंजीवाद, जहां पर कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है, जहां हम अपने हिसाब से संपत्ति को खर्च करके क्या कर सकते हैं, उसमें अपना हक जता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। देखिए सीधा बात है, ये सवाल पिछले साल भी आया हुआ था, याद रखिएगा केंद्रीय समस्या पूछा जाता है आपको, आपके मॉडल पेपर में भी था पिछले साल का, कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। साधनों का देखिए आवंटन मतलब उन्हें बंटवारा करना, साधनों का कुशलतम उपयोग मतलब देखिए जो भी साधन हमारे पास है उसका हम सही से उपयोग कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, ये एक इंपॉर्टेंट कारण है। आर्थिक विकास मतलब उस चीज का हम लोग विकास कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये हमारी अर्थशास्त्र की क्या केंद्रीय मतलब ये सेंटर रिलेटेड दिक्कत है या फिर इनमें से सभी। तो देखिए आप लोग खुद पढ़िए, आपको खुद लगे ये चारों के चारों ऑप्शन सही। क्यों, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था जो भी संसाधन उनका हम सही से बंटवारा कर सके, लोगों तक सही से पहुंचा सके, उनका विकास कर सके और उनका कुशलतम उपयोग कर सके, ये सारे के सारे टर्म सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, सीधा बात है माइक्रो वर्ड होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है छोटा, छोटे लेवल पे करेंगे तो आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय मतलब होता है पूरा देश का कंप्लीट करना, कभी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति का जो पर्सनल आदमी का हम लोग जो इकाई का इंपॉर्टेंट करते हैं मतलब कैलकुलेशन करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, आप मान लीजिए खुद आप टर्म सोचते हैं, एक व्यक्ति के पास कितने संसाधन हो सकते हैं, सीमित है, असीमित है, ना तो असीमित ना तो सीमित, या तो सीमित, दोनों में से कोई एक हो। खुद बताइए आप ही के पास, जैसे में हमारे मान के झारखंड में चलिए मान के कोल है, तो कोल के सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है, ये थोड़ी पूरे झारखंड में कोल पाया जाता है। तो एक सीमित क्षेत्र के पास सीमित, तो क्या होता है एक व्यक्ति के पास सीमित ही संसाधन होता है, ये नहीं कि असीमित रहेगा तो कोई चीज कमी नहीं रहेगी, सीधा बात है ना। तो इसलिए 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान। देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें केंद्रीय समस्या का जो समाधान होता है वो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। केंद्र सरकार के द्वारा, मूल तंत्रों द्वारा, केंद्रीय नियोजन यानी केंद्र के जो पॉलिसी होती है उनके द्वारा, या फिर पूंजीपति द्वारा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मान लीजिए कोई समस्या है जो केंद्र से जुड़ी हुई है, उसका समाधान कौन करेगा। तो देखिए बड़े बड़े फंडर्स जो लगे रहते हैं पूंजीवादी वाले लोग, वही लोग क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पूंजीपतियों के द्वारा क्या किया जाता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसका समाधान किया जाता है। तो 9 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है हमारे पास, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांग की गई मात्राओं को दर्शाए। देखिए ऐसा मतलब सीधा मतलब बच्चों लिस्ट बना हुआ है या फिर ऐसे इसको सजा हुआ पैटर्न है, ठीक है, जिसमें क्या करता है जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है उसके द्वारा बहुत सी वस्तु मांगी गई है, ठीक है, विभिन्न प्रकार उनकी मांग को दर्शाना है, तो वो क्या कहलाता है वो लिस्ट हमें बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बाजार मांग अनुसूची, उपभोक्ता मांग अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची या फिर उत्पादक पूर्ति अनुसूची। तो इस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाएगा तो ये कहलाता है उपभोक्ता, यानी कि सीधा बात है लोगों को चाहिए, तो इस सूची का नाम क्या है, उपभोक्ता मांग अनुसूची से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में देखिए कौन सी आर्थिक क्रिया जो है अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत, मतलब देखिए सीधा बात है अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो असीमित आवश्यकता से जुड़ी हुई जो आर्थिक क्रिया है या फिर सीमित संसाधन से जुड़ी हुई जो आर्थिक क्रिया है, तो देखिए अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है हमें बेसिकली जो नहीं आता है, तो हमारे पास संसाधन ही असीमित थोड़ी है, क्या है हमारे पास जो भी संसाधन देखिए सीधा नहीं किया जाता, असीमित वाला तो होगा, सीमित वाला ही नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, किसमें से हमें कुछ भी देखिए सीधा बात उत्पत्ति नहीं हो सकती है, श्रम भूमि से कुछ ना कुछ, श्रम से मेहनत से देखिए हम कुछ ना कुछ हम प्राप्ति होगी, पूंजी से भी पूंजी कमा सकते हैं, लेकिन जो मुद्रा है मुद्रा से मुद्रा कैसे कमाया जा सकता है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, तो याद रखिए ये मॉडल सेट में आया हुआ सवाल है, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, ये सबसे बड़ा फैक्टर रखता है कोई भी चीज के लिए, और किस प्रकार उसका हम लोग बंटवारा करें, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कैसे करें, ये तीनों ही देखिए कथन जो है केंद्र से जुड़ी हुई समस्या है। और VBI सवाल कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें से सही इसका जवाब हो जाएगा। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैंने आपको बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं हम लोग, सीधा बात है पर आदमी के हिसाब से सोचने आते हैं कि वहां पर क्या अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन का एक विशिष्ट फर्म, राष्ट्रीय आय मतलब पूरे सीधा बात सोचिए आप लोग पूरे देश का होगा, राष्ट्रीय उत्पादन देश से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ रहेगा हमारा, लेकिन कोई पार्टिकुलर फर्म कंपनी है तो किसी पार्टिकुलर आदमी जुड़ी हुई रहेगी ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, एक विशिष्ट फर्म सही उत्तर होगा। अगला देखिए फिर वही सवाल आ गया, विभिन्न कीमतों बेची गई मात्राओं को दर्शाना है, बताइए ये जो सूची है वो क्या कहलाए, आप लोग खुद बता सकते हैं आप लोग क्या कहलाएगा, लेकिन वहां पर देखिए क्या बोला गया था, क्योंकि जिसमें उत्पादक द्वारा, और यहाँ देखिए क्या था उपभोक्ता द्वारा, तो उत्पादक द्वारा अगर होगा तो सीधा बात है ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कहते हैं हमारे हिसाब से उपभोक्ता, सही बच्चों क्या होता है बाजार पूर्ति अनुसूची कहा जाता है, कि जैसा जैसा बाजार की डिमांड उस हिसाब से तालिका को सजाया जाता है और ये कहलाता है बाजार पूर्ति अनुसूची। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए कीमत का मतलब कोई भी चीज का दाम समझ लीजिए, उसको प्लानिंग करके क्या करते हैं उसका हम लोग सीधा बात है उसको समाधान करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित में, समाजवादी में, पूंजीवादी में, या फिर बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस अर्थव्यवस्था में हम लोग करते हैं ये चीज, तो याद रखिएगा ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम लोग क्या करते हैं, सब मिलकर क्या करते हैं इसका समाधान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास देखिए, विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उत्पादक द्वारा, मान लीजिए बाजार में बहुत सी चीजों पर उनके जो मात्रा द्वारा बेची जाने मात्रा को दर्शाने वाले तालिका को हम लोग क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो देखिए उस तालिका को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची या फिर बाजार मांग अनुसूची। तो उस लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं बाजार की पूर्ति अनुसूची कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या नहीं है। देखिए नहीं बोला गया, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन, ये सारा का सारा केंद्रीय समस्याएं हैं, ये हमारा केंद्र से जुड़ा हुआ समस्या है। लेकिन अब खुद बताइए विदेशी व्यापार कैसे बढ़ा, ये हमारे अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समाधान नहीं है या समस्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ताओं द्वारा जो खरीदी जाने वाली मात्रा को क्या दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर उपभोक्ता द्वारा खरीदा गया है, तो हमारे जो लिस्ट है उस लिस्ट का क्या नाम है, तो बाजार के अनुसार जो भी मांग है लोगों की उस अनुसार लिस्ट को जारी किया जाएगा, इसलिए इसका नाम होता है बाजार मांग अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारे पास, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब अर्थव्यवस्था को देखिए कितने भागों में बांटा जाता है ये हमें बताना है। तो पहला ही हमारे पास है पूंजीवादी या फिर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत नियोजित एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए हमारा अर्थव्यवस्था जो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है, एक तो पूंजीवादी कैपिटलिज्म पैदा है और एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में से वर्गीकृत करते हैं, इसके बाद छोटे छोटे और बंटवारे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, लोग प्रयास करते हैं, क्यों प्रयास करते हैं, आप खुद बताइए
क्यों? ताकि जीवन में क्या सके, अपने जो भी संसाधन, अगर हमारे पास मान लीजिए किसी जगह से यूरेनियम या फिर सोना निकल रहा है, आप चाहिएगा कि उसको ज़्यादा निकाल के उसको ज़्यादा बेचा जाए, प्रॉफिट कमाए, सीधा बात है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए कि अपने संसाधनों का सबसे बेकार उपयोग करना, बेकार करिएगा, अपने संसाधनों का अच्छा उपयोग करना, हाँ ये हो सकता है, अपने संसाधन सर्वोच्च रूप से, मतलब उसका हर हाल से यूज कर सके, ये बेटर ऑप्शन है, खुद पढ़िए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपने संसाधनों सर्वोच्च रूप से हम उपयोग कर सके, ये लोगों का प्रयास रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 कि उपभोग के वक्त विभिन्न वस्तुओं का चयन करते वक्त एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, क्यों होता है? जब उसे पता चलता है कि जब वो रुचि एवं अभिरुचियों के अनुरूप क्या करता है, कोई चीज चयन करता है, फिर जब वो रुचि एवं अभिरुचियों के विरुद्ध चयन करता है, मतलब सीधा बात, अगर नहीं पसंद तो उसके खिलाफ करते हैं हम लोग, जब वो अपने रिश्तेदारों की रुचि अभिरुचि के अनुरूप, मतलब उनके साथ कह सकते हैं उनके हिसाब से चयन करता है, या फिर जब अपनी भावनाओं के अनुरूप क्या करता है, कोई चीज का चयन करता है। तो देखिए, कोई भी उपभोग का समय हम लोग मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उसका चयन कैसे करेंगे, जब मेरी रुचि होगी और क्या और अभिरुचि दोनों के रूप से क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कथन है हमारे पास, किसने कहा कि अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ये जो कथन है हमें बेसिकली बताना है किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिए ये कीन्स के द्वारा दिया गया कथन है कि अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी क्या होता है, आदर्श विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल हमारे पास, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन कल्याणवादी विचारधारा का नहीं है, बताना है। जेबीसी, मार्शल, पीगू या फिर कैनन? तो कौन नहीं है हमें यह बताना है। तो याद रखिएगा इन चारों में से कौन नहीं है, तो वो पीगू। पीगू क्या है, कल्याणवादी विचारधारा नहीं रखते थे ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, तो व्यक्तिगत, छोटे छोटे चर पर, ये भी सही है, व्यक्तिगत मूल्य देना या फिर उपयुक्त सभी। आप खुद पढ़िए, आपको समझ में आ जाए कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने बताया आपको व्यष्टि मतलब होता है पर्सनल लेवल पे, तो ये तीनों ही चीज़ सही या छोटे लेवल पे भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कब? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, या इनमें से सभी? तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है ये हमें बताना है। तो हम लोग कहाँ करते हैं इसका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटे लेवल पे करते हैं बेसिकली। फिर अगला सवाल है हमारे पास, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, हमें ये बताना है। इसका वैकल्पिक नाम क्या होता है, आय सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, कीमत सिद्धांत या फिर उत्पादक सिद्धांत? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो वैकल्पिक नाम है वो क्या होता है, याद रखिए वो होता है कीमत सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधारण कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या फिर उपयुक्त सभी? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की देखिए जो शाखाएं होती है बच्चों, वो क्या है, ये सभी के सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, उत्पादन के नियम निम्न में कौन से साधन है? भूमि है, श्रम है, पूंजी, उपयुक्त सभी? तो देखिए उत्पादन के कौन कौन सा देखिए हमारे साधन है, भूमि से भी हमारा उत्पादन होता है, श्रम मेहनत भी लगता है, और पूंजी से भी हमें देखिए क्या सबके सब इसका साधन है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाएं, व्यष्टि और जो समष्टि है, इन्हें विभाजित किसने किया था, ये हमें बताना है, ठीक है। इस बता गया मार्शल के द्वारा, रिकॉर्डरों के द्वारा, रेगनर फिश के द्वारा, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी? तो देखिए किनके द्वारा बांटा गया था, तो रेगनर फिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, अर्थशास्त्र जो है चयन का तक साथ मैंने बताया था आपको, ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा हिक्स के द्वारा, कीन्स के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा या मार्शल के द्वारा? तो कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये रॉबिन्स के द्वारा दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के जनक बार बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ के कहा जाता है एडम स्मिथ। ये सवाल आपको मिलेगा, ठीक है, परीक्षा में, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी जो परिभाषा के जो कल्याण संबंधी परिभाषा ये किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, मार्शल, रॉबिन्स ने, सैमुअल्सन ने? तो ये जो हमें कल्याण संबंधी परिभाषा वो किसने दी थी, तो मार्शल ने दी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर अगला सवाल है, किसके अनुसार देखिए जो अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण का विज्ञान है? हमने पढ़ा था वहाँ पर कि मानव विज्ञान नहीं बताना है, ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बोला है किसके अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण का विज्ञान है? ए मार्शल के द्वारा, पॉल सैमुअल्सन के द्वारा, जीएस मिल के द्वारा, एडम स्मिथ? तो ये जो कथन है बच्चों किसके द्वारा दिया गया हमें ये बताना है। तो ये जो कथन है याद रखिए किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया ए मार्शल के द्वारा। ए मार्शल ने बोला था कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव कल्याण का क्या विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 35 नंबर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन, देखिए व्यष्टि मतलब पर्सनल लेवल पे, और पर्सनल लेवल मतलब देखिए छोटे लेवल पे सीधा बात होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो व्यक्तिगत परिवार, हाँ ये सही है। व्यक्तिगत पर मान ली कोई आदमी का कोई फार्म है या फिर कोई फैक्ट्री चलता है तो वो भी उसका व्यक्तिगत अंतर है। व्यक्तिगत उसका कोई भी उद्योग चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, ये भी उसके अंतर्गत आएगा। इसलिए देखिए तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा 35 का डी। अगला सवाल देखिए हमारे पास है कि अंग्रेजी का जो शब्द होता है मैक्रो, देखिए दो वर्ड मिलने वाले इकोनॉमिक्स में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो। माइक्रो वर्ड मतलब ये होता है देखिए छोटे लेवल पे, इसलिए हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो मतलब होता है समष्टि, नाम ही है समष्टि, मतलब सोच लीजिए जब सारे के सारे हमें क्षेत्र जो पढ़ने रहेंगे, मतलब बड़े लेवल पर पढ़ना रहेगा तो हम लोग मैक्रो पढ़ेंगे, छोटे लेवल पर पढ़ना रहेगा तो हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं। माइक्रो पे मतलब सीधा बात है जब किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट के बारे में या फिर कोई छोटे लेवल जो इस तरह बात करते हैं तो माइक्रो में आता है। लेकिन जो बड़े लेवल पे हो जाएगा, जो मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी होते हैं, वो सारे के सारे मैक्रो के अंतर्गत आते हैं, यानी सीधा बात है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला है जो मैक्रो शब्द है भाषा, वो मैक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है आपको मालूम है, ग्रीक भाषा, लेकिन किसका अर्थ क्या होता है, तो मैक्रो बोला गया। खुद सोचिए क्या हो सकता है सही जवाब इसका, तो देखिए सूक्ष्म माइक्रो के लिए होता है और मैक्रो के लिए क्या हो जाएगा, व्यापक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको देखिए दिल से ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह आपको इकोनॉमिक्स के देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी बच्चों के जल्द से जल्द इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के हम पूछेंगे वो सारे के सारे कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।